बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। भाई हम कब तक यहाँ रहेंगे? अम्मी और अब्बू तो अल्लाह मियाँ के पास चले गए हैं। यहाँ हमारा कोई ख्याल नहीं रखता है। फिर हम यहाँ क्यों रह रहे हैं? मैं फर्श पर चारपाई के साथ टेक लगाए बैठा था। मेरी 5 साला छोटी बहन इफ्रा चारपाई पर लेटी हुई थी। नीचे उतरी और मेरे पास आकर बैठ गई। वो मेरा घुटना हिलाते हुए कहने लगी, भाई भाई आप सुन रहे हैं? मैंने छोटी बहन का हाथ पकड़ लिया और बोला, सुन रहा हूँ इफ्रा, तुम अभी सो जाओ, मैं सोचता हूँ। इफ्रा बोली, भाई कितना सोऊं, अभी तो सोकर उठी हूँ। मैंने बहन का हाथ पकड़ा, खड़ा हुआ और बोला, अच्छा तुम आओ मेरे साथ, हम बाहर चलते हैं, ठंडी हवा का मजा लेते हैं। इफ्रा खड़ी हो गई। हमने अपनी चप्पल पहने। इफ्रा ने कहा, भाई बाहर चले तो जाए मगर वापस तो यहीं आना है। मैंने कहा, इफ्रा तुम घबराओ नहीं, मैं हूं ना, मैं कोशिश करता हूं कि हम कहीं और चले जाएं, लेकिन मुझे कोई जगह तो ढूंढनी पड़ेगी। इफ्रा खामोश हो गई। हम कमरे से बाहर निकले। हमें देखते ही ताई ने कहा, तुम दोनों कहाँ चले भाई? घर में तुम दोनों को आराम क्यों नहीं आता है? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? मैंने कहा, ताई हम दूर नहीं जाएंगे, साथ वाले बंगले में जाएंगे। ताई ने कहा, साथ वाले बंगले में तुम लोग क्या करोगे? वो बंगला तो वीरान पड़ा है। मैंने कहा, ताई इस वक्त बच्चे वहां खेलते हैं, तो मैंने सोचा हम भी उनके साथ खेल लेंगे। ताई बोली, घर के कामों में दिल नहीं लगता है, हर वक्त खेलने की पड़ी रहती है, कोई जरूरत नहीं है बाहर जाने की, मस्जिद जाने का वक्त हो रहा है। चल इफ्रा, किचन में थोड़े से बर्तन पड़े हैं, जाकर वो बर्तन धो, और बिलाल तू जाकर सब्जी लेकर आ, ताकि मैं खाना बना सकूं। तेरे ताया अभी घर नहीं आए हैं और पकाने के लिए कुछ भी नहीं है। सब्जी लेकर आ, फिर मस्जिद जाने का वक्त हो जाएगा। थोड़ा काम काज पर दिल लगा और कुरान पाक पढ़ने पर तवज्जो दो। हर वक्त खेल खेल और बस खेल। इफ्रा मेरा मुंह देखने लगी। ताई ने डांटते हुए इफ्रा को कहा, भाई की तरफ क्या देख रही है? अब क्या भाई से इजाजत लेगी? चल किचन में जाकर बर्तन धो, और बर्तन मुझे साफ धुले मिलने चाहिए। अभी से काम सीखेगी तो आगे तेरा कुछ बनेगा। मैंने इफ्रा को इशारा किया और वो किचन में चली गई। मैंने ताई से सब्जी के पैसे लिए और मार्केट की तरफ चल पड़ा। मैंने दुकान से सब्जी खरीदी और घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में मेरी नज़र शफकत भाई पर पड़ी। दो लड़के उन्हें मार रहे थे। मैं शफकत भाई की तरफ भागा। दो लड़के उन्हें मारते हुए कह रहे थे, अगर 2 दिन तक हमारे पैसे नहीं दिए तो तेरा वो हाल करेंगे कि यहाँ तुझे कोई पहचानेगा भी नहीं। मैं उन्हें छुड़वाने की कोशिश करने लगा कि उन लड़कों ने मुझे जोर से धक्का दिया और मैं पीछे जमीन पर जा गिरा। वो दोनों लड़के मोटरसाइकिल पर बैठे और फरार हो गए। मैं जल्दी से खड़ा हुआ और शफकत भाई से पूछा, भाई ये कौन लोग थे? शफकत भाई ने कहा, जो भी थे। तू क्या मेरी जासूसी कर रहा है? चल जा अपना काम कर। ये कहकर शफकत भाई मार्केट की तरफ चल दिए। मैं हैरान और परेशान घर लौट आया। मैंने सब्जी ताई को दी। मैं कश्मकश में मुब्तला था कि ताई को बताऊं या नहीं। आखिर मैंने ताई को बता ही दिया, क्योंकि वो लोग शफकत भाई को धमकियां दे रहे थे। जैसे ही मैंने ताई को सारा वाकया सुनाया, वो दम बखुद रह गई, हाय हाय करने लगी। बोली, बिलाल जरा अपने ताया को तो देखना, शाम होती जा रही है और वो अभी तक घर क्यों नहीं आए? उन्हें ये सब कुछ बताना बहुत जरूरी है। और ये कमबख्त शफकत ये घर आने के बजाय मार्केट क्यों चला गया है? और तुझे उसने कुछ बताया भी नहीं? कितना लापरवाह लड़का है। ये हमेशा से ही ऐसा है। ना जाने इस लड़के का बनेगा क्या। जा देख अपने ताया को, वो उस टाइम तंदूर वाले के पास बैठे हैं, उसी के साथ उनकी दोस्ती है। मैंने कहा, जी मैं जाता हूँ। इतने में नबीला बाजी घर के अंदर दाखिल हुई। ताई ने कहा, नबीला तू दोपहर से कहाँ गायब है? अगर घर से बाहर जाती है तो कम अज कम बताकर तो जाया कर कि कहाँ जा रही है। नबीला बाजी इठलाते हुए अपने कमरे की तरफ जाते हुए बोली, अम्मा क्या शफकत तुम्हें बता कर जाता है कि वो कहाँ जा रहा है? और मैं अपनी सहेली सुमेरा की तरफ ही गई थी, तुम्हारे बेटे की तरह सारे शहर में आवारागर्दी नहीं कर रही थी। ताई ने दोनों हाथ अपने सर पर रख ली और बोली, हाय अल्लाह, ये मुझे कैसी नाफरमान औलाद मिली है। तुम दोनों बहन भाइयों को जरा भी शर्म नहीं आती कि घर से बाहर जाने से पहले माँ को बता ही दो कहाँ जा रहे हो, और सवाल पूछने पर ऐसे जवाब देते हो जैसे मेरा तुम्हारे साथ कोई वास्ता ही नहीं है।
नबीला बाजी अपने कमरे से ही चिल्लाईं, अम्मा, एक ही तो मेरी सहेली है, जा तू खुद जाके समीरा से पूछ ले, शायद तसल्ली हो जाए। मैं तो वैसे भी हर वक्त झूठ ही बोलती हूँ। ताई को शदीद गुस्सा आ चुका था। वो गुस्से में ना जाने क्या कुछ कहती रहीं, लेकिन मैं घर से निकल आया। मैं तंदूर पर पहुंचा। ताया तंदूर पर ही बैठे हुए थे। मैंने उन्हें सलाम किया और बोला, ताया जल्दी घर आएं, ताई को बहुत ज़रूरी काम है। ये सुनकर ताया ने तंदूर वाले से इजाज़त ली और मेरे साथ घर की तरफ चल पड़े। हम घर पहुंचे। घर के अंदर वावेला मिचा हुआ था। शफकत भाई घर आ चुके थे। उनका सर फटा हुआ था और खून निकल रहा था। ताई उनके सर पर पट्टी कर रही थी। ये देखते ही ताया शफकत भाई की तरफ लपके। ताई ने ताया को देखते ही रोना धोना शुरू कर दिया। शफकत के अब्बा, आप कहाँ थे? ये देखिए, मेरे बच्चे को दो लड़कों ने इतनी बेदर्दी से मारा है। ताया ने कहा, क्या हुआ शफकत बेटा, ये सब क्या है? ये किसने किया है? शफकत भाई बोले, कुछ नहीं अब्बा, बस दोस्तों के साथ लड़ाई हो गई है। ताया बोले, लड़ाई क्या इस तरह होती है कि किसी का भी सर फाड़ दो? जवाब में तूने भी मारा है या सिर्फ मार खा कर आ गया है? शफकत भाई बोले, छोड़ो अब्बा। ये सुनकर ताई चिल्लाई और बोली, ये तू क्या बक रहा है? उन लड़कों ने तेरा सर फाड़ दिया और तू कह रहा है कि छोड़ें, कल को वो तुझे जान से मार देंगे तो फिर हम क्या करेंगे? मैं तो कहती हूँ शफकत के अब्बा, आप अभी थाने जाएं और उन्हें हवालात की हवा खिलवाएं। ताया कहने लगे, बिल्कुल, मैं ये बात कैसे नज़रअंदाज कर दूं? ताया शफकत भाई को थाने जाने का कह रहे थे, लेकिन शफकत भाई वहां जाने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हो रहे थे। आखिर जोर जबरदस्ती ताया शफकत भाई को लेकर थाने चले गए थे। थानेदार ने उन लड़कों को और उनके वालिद को बुलाया तो पता चला कि शफकत भाई उनके साथ छुपकर जुआ खेलते थे और जुए में एक बड़ी रकम हार बैठे थे। दोनों लड़के उसी रकम का मुतालबा कर रहे थे। पहले उन्होंने शफकत भाई को मारा, फिर जब शफकत भाई मार्केट से होते हुए ग्राउंड की तरफ जा रहे थे तो वो मोटरसाइकिल पर शफकत भाई के करीब से गुजरे। उन्होंने शफकत भाई को धक्का दे दिया और शफकत भाई नीचे गिरे। उनका सर पत्थर से टकराया और फट गया। जुए का सुनते ही ताया के तो हाथ पांव फूल गए। उन्होंने वहीं थाने में शफकत भाई को बेइज्जत करना शुरू कर दिया। उधर वो दो लड़के जिनके वालिद साहब उनके साथ आए थे, उन्होंने भी अपने दोनों बेटों की खूब खबर ली। थानेदार ने दोनों लड़कों को वार्निंग देकर छोड़ दिया। ताया शफकत भाई को लेकर घर आ गए और उन्हें जितना बेइज्जत कर सके उन्होंने किया। नबीला बाजी ने कहा, मुझे तो पहले ही समझ आ गई थी, जरूर इसका भी अपना कोई कसूर होगा, ऐसे तो कोई किसी को नहीं मारता। बहरहाल इस सारे चक्कर में मगरिब हो गई। इफ्रा डरी सहमी एक कोने में बैठी हुई थी। मैं इफ्रा को लेकर कमरे में आ गया। वो अपने बिस्तर पर बैठ गई और बोली, भाई ये सब कुछ क्या हो रहा है? मैंने कहा, शफकत भाई ने गलत लड़कों के साथ दोस्ती कर ली है, इसी वजह से ये सब हो रहा है। इसीलिए बाबा कहते थे हमेशा अच्छे दोस्त बनाया करो। मेरी मासूम बहन और भी मुझसे सवाल करती रही और मैं उसे जवाब देता रहा। तकरीबन 1 घंटे के बाद नबीला बाजी कमरे में हमारे लिए खाना लेकर आई और बोली, बिलाल तुम दोनों खाना खा लो और खाने के बाद ये बर्तन किचन में रख देना। मैंने कहा, ठीक है बाजी। हमने हाथ धोए, खाना खाया। मैंने बर्तन किचन में रखे और हम अपने अपने बिस्तर पर लेट गए। मेरा नाम बिलाल है। मेरी उम्र 11 साल है। मेरी छोटी बहन इफ्रा 5 साल की है। आज से 6 माह पहले एक हादसे में अम्मी और बाबा का इंतकाल हो गया। कुछ यूं था, हम सब बड़ी फुप्पो के घर गए हुए थे। बड़ी फुप्पो का घर यहाँ से पैदल 15 मिनट के फासले पर है। हम बड़ी फुप्पो के घर थे कि अचानक बाबा को फोन आया कि कोई हमारे घर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा है। ये सुनते ही बाबा फुप्पो के घर से चल पड़े, लेकिन अम्मी भी बाबा के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। फुप्पो और बाबा ने अम्मी को बहुत मना किया कि वो फुप्पो के घर पर ही रहें, क्योंकि उस दिन मौसम भी बहुत खराब था। काली घटा छाई हुई थी और बादल गरज रहे थे। लेकिन अम्मी ने हमें फुप्पो के घर ही छोड़ दिया कि सुबह बाबा हमें ले जाएंगे, और खुद बाबा के साथ घर के लिए चल पड़ी। उधर ताया बार बार बाबा को फ़ोन कर रहे थे कि वो पहुंचे। बाबा ने फ़ोन पर ही ताया से मसला पूछा तो ताया ने बताया कि जो लोग घर के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं उनका दावा है कि बाबा ने उनकी उधार की हुई रकम वापस करना थी, जो कि बाबा वापस नहीं कर रहे, वही लेने आए हैं। बाबा ने ताया से कहा, इतनी बड़ी रकम नहीं है जितना वो लोग वावेला कर रहे हैं। कुल 5 लाख की रकम थी। बाबा ने ताया से कहा कि ये रकम उन्हें दे दें,
वो जैसे ही घर पहुंचते हैं ये मसला मोहल्ले वालों के सामने रखेंगे और उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेंगे। हमारा बहुत बड़ा घर है, इसके अलावा 2 दुकानें हैं जो बाबा की मलकियत हैं। अल्लाह के फजल से हम बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। मौसम ख़राब होने की वजह से बाबा को कोई रिक्शा या सवारी ना मिली। अम्मी और बाबा पैदल ही घर की तरफ जा रहे थे कि अचानक बहुत ज़ोर से आसमानी बिजली चमकी और उस खुले मैदान में गिर गई जहाँ से अम्मी और बाबा गुजर रहे थे। अम्मी और बाबा आसमानी बिजली गिरने की वजह से मौका पर ही वफात पा गए। हमें तो ताया ने बाबा और अम्मी का मुंह भी देखने न दिया। बस ताई ने यह बताया था कि आसमानी बिजली गिरने की वजह से अम्मी और बाबा बहुत बुरी तरह जल गए हैं, इसलिए तुम लोग उन्हें मत देखो। अम्मी और बाबा हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए। हमारे लिए वो वक्त बहुत मुश्किल था। मेरी छोटी बहन इफ्रा, वो अब तक संभल ही न सकी थी। बहुत तन्हाई पसंद हो गई थी। अक्सर तन्हाई में रोना शुरू कर देती थी। माँ बाप की जुदाई ने हमारी जिंदगी की हर खुशी को हमसे छीन लिया था। पहले बड़ी फूफो हमें अपने साथ अपने घर ले गई। 2 माह हम बड़ी फूफो के घर रहे। उनके घर से स्कूल आते जाते रहे, लेकिन पप्पा ने यह मशवरा दिया कि चूंकि हमारा स्कूल ताया के घर से करीब है, इसलिए हमें संभालने की जिम्मेदारी ताया को होनी चाहिए। ताया तक जब ये बात पहुंची तो वो हमें बड़ी फुप्पो के घर से अपने घर ले आए, लेकिन ताया चूंकि बाबा की निस्बत मुआशी तौर पर इतने मजबूत ना थे, लिहाजा 2 माह गुजरने के बाद ही ताई ने हमें स्कूल से उठवा लिया और कहा कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुम्हें खिलाएं पिलाएं भी और पढ़ाएं लिखाएं भी। हम तो कोई एक खर्चा ही बर्दाश्त कर सकते हैं। हाँ, अगर तुम लोग पढ़ना लिखना चाहते भी हो तो पहले कुरान पाक ख़त्म कर लो, फिर देखते हैं। मैं तो कुरान पाक ख़त्म कर चुका था। मुझ पर यह शर्त लगा दी कि बिलाल तो बहुत ज़हीन है, बिलाल को तो कुरान पाक हिफ्ज़ करना चाहिए। जैसे ही ये कुरान पाक हिफ्ज़ कर लेगा, हम इसे मदरसे में डलवा देंगे। उस दिन मैं घर से चला गया। हमारे घर के करीब एक बहुत पुराना बंगला बना हुआ है। उस बंगले में कोई नहीं रहता। ताया बताते हैं कि बंगले का मालिक मुल्क से बाहर रहता है और अब वो बंगले को बेचने का ख्वाहिशमंद है, क्योंकि उसके बच्चे पाकिस्तान में वापस नहीं आना चाहते। बरसों से वीरान पड़ा रहने की वजह से ये बंगला खंडर बन चुका है। बंगले का बाहर वाला गेट भी टूट चुका है। बंगले का सहन बहुत बड़ा होने की वजह से मोहल्ले के लड़के शाम के वक्त इस बंगले में इकट्ठे होकर क्रिकेट खेलते हैं। उस दिन मैं उस बंगले में चला आया और तन्हाई में बैठकर बहुत रोया। बड़ा भाई हूँ, इस वजह से छोटी बहन के सामने रो भी नहीं सकता, वरना वो बिल्कुल हिम्मत हार जाती है। ताई का रवैया हमारे साथ पहले दिन से ही ठीक नहीं है। ताया ने बाबा के 5 लाख रुपए दिए थे। उसके बदले ताई ने हमारी अम्मी का सारा जेवर ले लिया। हमारी 2 दुकानें हैं, उन पर भी ताला लगा है और मकान पर भी ताला लगा है। मैंने कई बार ताया से कहा कि मुझे दुकान में बैठने दें। बाबा जनरल स्टोर की दुकान खुद चलाते थे और दूसरी दुकान किराए पर दी हुई थी, लेकिन ताया ने किराए पर दी हुई दुकान खाली करा ली और जनरल स्टोर को ताला लगा दिया। ताई सिर्फ एक ही बात कहती रही कि अभी मैं छोटा हूँ, मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन दुकान को ताला लगाने के 2 माह बाद मुझे भी स्कूल से उठवा लिया। मुझे उनकी नीयत ठीक नहीं लगती थी। उनका रवैया हमारे साथ दुरुस्त नहीं था, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। अगर ताई की किसी से शिकायत करता तो वो यही कहते कि एक तो वो हमें संभाल रही हैं, ऊपर से मैं उनकी शिकायतें लगाता फिर रहा हूँ। दिल में फिर ये ख्याल भी आता शायद मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ, लेकिन अल्लाह जानता है कि क्या दुरुस्त है। जो भी दुरुस्त हुआ वो अल्लाह सामने ले आएगा। मुझे सिर्फ अपनी छोटी बहन का ख्याल था कि उसे कोई तकलीफ न पहुंचे। अगले दिन 2 बजे का वक्त था। ताई अपने भाई के घर चली गई। उनके भाई का घर करीब ही था। ताई ने मुझे खास ताकीद की कि मैं घर पर ही रहूं और घर का ख्याल रखूं। गर्मियों के दिन थे। नबीला बाजी ने हमें खाना दिया और बोली, तुम लोग खाना खाकर अपने कमरे में आराम करो, आज गर्मी ज्यादा है, इधर उधर फिरने की जरूरत नहीं है। मैंने और इफ्रा ने किचन में ही बैठकर खाना खत्म किया और अपने कमरे में आ गए। इफ्रा की तो थोड़ी ही देर में आंख लग गई, जबकि मैं अपने बिस्तर पर लेटा करवट बदल रहा था। थोड़ी ही देर गुजरी होगी कि मुझे छत के ऊपर कदमों की आहट महसूस हुई। ताया भी घर पर नहीं थे। शफकत भाई तो वैसे ही घर को कहाँ घर समझा करते थे, अपनी मर्जी से आते और जाते थे।
मैं उठा, कमरे से बाहर निकला। बाहर बिल्कुल खामोशी थी। मैं सीढ़ियों की तरफ चल पड़ा। मुझे मुसलसल छत के ऊपर से कदमों की आवाज़ आ रही थी। मैं दबे पाँव छत के ऊपर चल पड़ा। मैं छत के करीब पहुंचा। मैंने झांक कर देखा। बाजी नबीला किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी, मगर वो कौन था मुझे नजर नहीं आ रहा था। आखिर बाजी नबीला एक साइड पर हुई तो मैंने देखा ये तो हमारे मोहल्ले का लड़का कासिम चाचा का बड़ा बेटा तैमूर। मगर वो इस तरह छुप कर छत पर क्या कर रहा था? मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं ऊपर जाऊं या नहीं। मैं खामोशी से सीढ़ियों से नीचे उतर आया। ना जाने ये क्या मामला था। मैंने ऊपर जाना मुनासिब नहीं समझा। ऐसा ना हो कि बाजी नबीला नाराज हो जाएं। मैं खामोश रहा। मैंने किसी से कुछ न कहा। चंद दिन बाद तैमूर भाई के अम्मी और अब्बू तैमूर भाई के लिए बाजी नबीला का रिश्ता मांगने के लिए आए। ताया जान को इस रिश्ते की तवक्को न थी, क्योंकि चंद साल पहले ताया और कासिम चाचा का किसी मामले पर बेहद झगड़ा हुआ था। यहाँ तक कि मेरे बाबा को खानदान के बुजुर्गों को इस झगड़े को ख़त्म करने के लिए इकट्ठा करना पड़ा था। कासिम चाचा के वापस चले जाने के बाद ताया जान ने ताई से कहा, इन्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं है, क्योंकि वो अब तक उस झगड़े को दिल से लगाए बैठे थे। शफकत भाई वो भी वहीं बैठे हुए थे। कहने लगे, अब्बा आपका फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। तैमूर के अंदर कौन से हीरे जड़े हैं, एक नंबर का आवारा है। चचा कासिम के साथ उनकी दुकान पर तो बैठता तक नहीं है। ना जाने पूरा दिन क्या करता रहता है। ये सुनकर ताया खामोश हो गए और कहते हुए घर से बाहर चले गए। बहरहाल हमारी बेटी के लिए रिश्तों की कौन सी कमी है। हम अपनी बेटी का रिश्ता बहुत अच्छे घर में करेंगे। ताया के जाने के बाद नबीला बाजी अपने कमरे से निकल आईं और शफकत भाई की तरफ गुस्से से देखते हुए बोली, वाह भाई वाह, मेरा भाई तो लाखों में एक है। सारा दिन अब्बा के साथ खूब मेहनत करता है। घर का सारा बोझ मेरे भाई ने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखा है। ताई ने कहा, नबीला तू क्या बातें कर रही है? नबीला बाजी बोली, अम्मा तुम्हारा बेटा क्या इस काबिल है ये बड़ों की बातों में अपनी टांग अड़ाए? ये खुद क्या है? आपने पूछा है इससे? जुआ खेलता है ये तो हमें पता है, और भी कुछ है जिसका हमें इल्म नहीं। ये सुनकर शफकत भाई गुस्से से खड़े हो गए और बोले, बस करो बाजी, तुम गैर को भाई के मुकाबले पर खड़ा कर रही हो। नबीला बाजी ने कहा, मैं मुकाबला नहीं कर रही, मैं हकीकत बता रही हूँ। पहले तो खुद तो कुछ बन जा, बाद में दूसरों पर तनकीद करना। ये सुनकर शफकत भाई पांव पटकते हुए घर से बाहर निकल गए। ताई कुर्सी से खड़ी हुई और बोली, नबीला क्या बात है, तू कासिम के बेटे की इतनी तरफदारी क्यों कर रही है? बाजी नबीला ने कहा, अम्मा मैं तरफदारी नहीं कर रही, सिर्फ हकीकत बता रही हूँ। तैमूर अच्छा लड़का है। वो दुकान पर इसलिए नहीं बैठता है क्योंकि वो नौकरी के लिए भाग दौड़ कर रहा है। वो अच्छी सी नौकरी की तलाश में है। अगर वो दुकान पर बैठने के बजाय इज्जत वाली नौकरी करना चाहता है तो इसमें क्या बुराई है? ये कहकर बाजी नबीला अपने कमरे में जाने लगी। ताई ने पूछा, नबीला तुझे इन सारी बातों का कैसे इल्म है? तेरे दिल और दिमाग में क्या चल रहा है? मुझे साफ साफ बता। नबीला बाजी रुकी और बोली, अम्मा मैं तैमूर से शादी करना चाहती हूँ। ये तुम भी सुन लो और अब्बा को भी बता दो। ताई ने कहा, मगर तेरे अब्बा नहीं मानेंगे। बाजी नबीला ये कहते हुए अपने कमरे में चली गईं। उनको मनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है अम्मा, वरना कल को मुझसे गिला मत करना। बाजी नबीला का ये जवाब सुनकर ताई दम बखुद रह गईं और दोबारा कुर्सी पर बैठ गईं। मेरी उम्र फकत 11 साल थी। मैं इन सारी बातों के लिए बहुत छोटा था। एक बार तो मेरा दिल चाहा कि मैं ताई को बता दूं कि मैंने तैमूर भाई को छत के ऊपर बाजी नबीला के साथ देखा है, लेकिन मुझे उनसे इतना डर लगता था कि मेरी हिम्मत ना हुई। उस दिन के बाद बाजी नबीला की शादी घर में एक बड़ा मसला बन गई। ताई ने अपने तौर पर ताया को राजी करने की कोशिश की, मगर वो ना माने। उधर बाजी नबीला बजिद थी कि वो तैमूर से ही शादी करेंगी। ताया की दूसरी बड़ी परेशानी शफकत भाई थे। शफकत भाई बाजी नबीला से छोटे थे। उन्होंने मैट्रिक के बाद स्कूल छोड़ दिया था। उन्हें पढ़ाई लिखाई में कोई दिलचस्पी न थी। स्कूल छोड़े हुए भी उन्हें 4 साल हो चुके थे। ताया की करियाने की दुकान थी। ताया ने बारहा शफकत भाई को दुकान पर बैठने के लिए कहा, लेकिन वो दुकान पर भी उनका हाथ नहीं बटाते थे और ना ही वो गलत दोस्तों की सोहबत छोड़ने के लिए तैयार थे, जिसकी वजह से अब ताया बहुत परेशान रहने लगे थे। मैंने ताया जान की परेशानी देखी तो कहा,
ताया जान, अगर दुकान पर काम ज़्यादा होता है तो क्या मैं आपके साथ दुकान पर आ जाया करूं? मैं आपका हाथ बटा दिया करूंगा। वो बोले, ठीक है, आ जाया करो। मैं ताया के साथ दुकान पर जाने लग गया। मैं सुबह उनके साथ जाता और शाम को वापस आता। दोपहर के वक्त घर का एक चक्कर मैं अपनी बहन इफ्रा के लिए ज़रूर लगाता। लेकिन चंद दिन बाद ही ताया का मूड बिगड़ने लगा। जब उन्होंने देखा कि ताया शफकत भाई की जगह मुझे अहमियत दे रहे हैं, तो ताई ने छोटी छोटी बात पर मुझे और इफ्रा को बेइज्जत करना और मारना पीटना शुरू कर दिया। एक दिन रात के खाने के बाद ताया इशा की नमाज के लिए मस्जिद गए। मैं भी उनके साथ नमाज के लिए जाना चाहता था, मगर ताई ने मुझे रोक लिया और कहने लगी, बिलाल, मुझे एक बहुत ज़रूरी काम है, पहले मेरा वो काम कर दे, फिर घर पर ही नमाज पढ़ लेना। मैंने कहा, ठीक है ताई। ताया के जाने की थोड़ी देर बाद ताई ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और बोली, देख बिलाल, मैं ये बातें तेरे ताया के सामने नहीं करना चाह रही थी। तू सारा दिन ताया के साथ दुकान पर होता है। इफ्रा बहुत छोटी है, ना वो काम ठीक तरह से करती है, ना ही किसी काम पर तवज्जो देती है। तू बता, ऐसा कैसे चलेगा? मैंने कहा, ताई अम्मा, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि ताया की मदद कर सकूँ। वो बोली, तो मेरी मदद कौन करेगा? तुझे कल से दुकान पर जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा, मगर मैं ताया को कैसे मना करूँगा? वो बोली, मैं उन्हें मना कर दूँगी, तुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर मैं खामोश हो गया और अपने कमरे में चला आया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ताई हमसे क्या चाहती हैं। उन्होंने हमारा स्कूल छुड़वा दिया। ना वो ताया के करीब होने देती हैं, ना वो खुद हमारे साथ शफकत का रवैया रखती हैं। उन्होंने अगले दिन ताया को ये कहकर मना कर दिया, मैं उनके साथ दुकान पर नहीं जा सकता, क्योंकि घर में इमरजेंसी किसी काम की भी ज़रूरत पड़ती है तो घर में कोई नहीं होता है। ताया उनकी बात मानने के लिए तैयार न थे, मगर वो अपनी हर बात मनवा ही लिया करती थीं। उसके बाद मैं और इफ्रा पहले की तरह घर के कामों में ताई का हाथ बटाने लगे। बाजी नबीला या तो अपने कमरे में आराम करती रहती, या खातीन डाइजेस्ट पढ़ती रहती, या अपनी इकलौती सहेली समीरा के घर चली जाती। शफकत भाई वो अपनी दुनिया में मस्त थे और हमारा कोई परेशान हाल न था। अब तो ताई ने डांट के साथ बात बात पर मारना भी शुरू कर दिया। उन्हीं दिनों एक और वाक़या हुआ। शफकत भाई ने फिर जुए की बाजी लगाई, और वो भी बड़े पेशावर लोगों के साथ। उन लोगों ने शफकत भाई को पैसे लाने के लिए कहा, वरना जान से मारने की धमकी दी। शफकत भाई डर गए और उन्होंने घर में ही चोरी कर ली। शफकत भाई को घर से पैसे तो ना मिले, वो ताई के सोने के झुमके उठा कर ले गए। लेकिन मैं वो दिन मरते दम तक नहीं भूलूंगा, जब ताई को उनके सोने के झुमके चोरी होने का इल्म हुआ और शफकत भाई ने उनके सामने एतराफ़ भी कर लिया कि उन्होंने सोने के झुमके क्यों चुराए हैं। लेकिन ताई ने शफकत भाई से कहा, ठीक है, इस बात का इजहार अपने बाप के सामने मत करना, मैं खुद संभाल लूंगी। मैं कमरे से बाहर खड़ा चुपकर ताई की बातें सुन रहा था, और फिर जैसे शाम को ताया घर आए, ताई ने एक नया वावेला डाल दिया। उन्होंने कहा, उनके सोने के झुमके गुम हो गए हैं और उन्हें यकीन है कि उनके झुमके हमने चोरी किए हैं। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। वो हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती थी? ताया ने हमारी तरफ देखा। इफ्रा भी मेरे साथ खड़ी थी। मैंने कहा, ताया जान, ये कैसे हो सकता है कि हम अपने ही ताया के घर में चोरी करें? हम तो 5 रुपए भी आपसे मांगते हैं, मगर ताई ने घर में इतना शोर शराबा और हंगामा किया, जिससे ये पता चल रहा था कि वो हम पर चोरी का इल्ज़ाम डालने के लिए बज़िद हैं। कई बार मेरा दिल चाहा कि मैं खुद ताया को बता दूं जो बातें मैंने शफकत भाई और ताई को करते सुना था, लेकिन ये सोचकर खामोश हो गया कि कहीं फिर मुझ पर यह इल्ज़ाम भी ना आ जाए कि मैं छुप कर उनकी बातें सुनता हूँ, और अगर उन्हें ये पता चल गया तो इस तरह तो मुझे कभी कुछ भी पता नहीं चल सकेगा। ताया खामोशी से ताई का बवेला सुनते रहे। शायद उन्हें भी इन बातों का यकीन नहीं आ रहा था। ठीक 2 दिन बाद दोपहर के वक्त गैर मुतवक्के तौर पर ताया आराम की गर्ज से घर चले आए। उन्होंने खाना खाया और आराम करने लगे। मैंने इफ्रा के लिए नया सुपारा खरीदना था। उस गर्ज से मैं ताया के कमरे की तरफ गया ताकि उनसे पैसे मांग सकूं, मगर कमरे के अंदर से आती आवाज़ों ने मुझे चौंका दिया। ताई अम्मा ताया से कह रही थी, भाई साहब का घर कब तक संभाल कर रखेंगे? आखिर हम उनके बच्चों को पाल रहे हैं, उनके बच्चे जो हमारा नुकसान कर रहे हैं, वो भी हम सब्र के साथ बर्दाश्त कर रहे हैं। इसलिए मेरी माँ ने वो घर बेच दें।
एक दुकान शफकत के नाम पर कर दें और दूसरी दुकान बिलाल के नाम पर रहने दें। ताया ने कहा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ये गैर कानूनी काम है। मेरे भाई की वसीयत के मुताबिक वो घर उनके बाद बिलाल का है और दुकानें इफ्रा के नाम पर हैं। तुम चाहती हो कि मैं अपने भतीजे और भतीजी को उनकी अपनी जायदाद से बेदखल कर दूं? ताई ने कहा, क्यों भाई? और हम जो इन बच्चों पर इतना खर्च कर रहे हैं, क्या हमारे पैसे पैसे नहीं हैं? आप उन पर खर्चा करते जाएंगे और बाप की जायदाद होने के बावजूद आप उनसे कुछ नहीं लेंगे। अगर ऐसा ही है तो ठीक है, मुझे कल से ये बच्चे इस घर में नजर ना आए। ये जाएं अपने घर पर रहें, हमारा इनके साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। ताया ने कहा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? खानदान वाले हमारे खिलाफ हो जाएंगे। तुम चाहती हो कि मैं अपने ही भाई की जायदाद पर कब्जा कर लूं? ताई ने कहा, नहीं, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप जो खर्चा इन बच्चों पर कर रहे हैं उन पर उनका कोई हक नहीं है। इस पर सिर्फ मेरे बच्चों का हक है और मैं अपने बच्चों का हक किसी और पर लुटाने नहीं दूंगी। ना जाने ताई और क्या क्या कहती रहीं। मैं दबे पांव अपने कमरे में वापस आ गया। मैं अब ताया के घर नहीं रहना चाहता था, क्योंकि ताई की नीयत का मुझे अच्छी तरह पता चल गया था। मेरा छोटा सा जहन था, मुझे खानदानी सियासत की क्या समझ थी। मैं बड़ी पुप्पो के घर चला गया और उन्हें अपना हमदर्द समझकर उनके सामने सारा माजरा रखा। बस उसके बाद मेरी कही गई तमाम बातों को इस तरह उछाला गया कि मेरा तो हर किसी से एतमाद ख़त्म हो गया। फूफा तक ये बात पहुंची तो सबसे पहले उन्होंने ये बातें ताई तक इस इजाफे के साथ पहुंचाई कि जिन बच्चों को आप लोग पाल रहे हैं वही बच्चे पूरे ख़ानदान में आपकी बदनामी कर रहे हैं। बस ये सुनना था कि ताई ने मुझे बहुत मारा। ताया ने भी मेरी हिमायत न की और खामोशी से मुझे मार खाता देखकर घर से बाहर चले गए। ताई मुझे मारती रहीं और एक ही बात कहती रहीं कि एक तो हम इन यतीमों को पाल रहे हैं और ये यतीम आस्तीन का सांप बनकर हमें ही डस रहे हैं। मेरी छोटी बहन इफ्रा अपने नन्हे हाथों से मुझे छुड़ाने की कोशिश करती रही, मगर ताई ने उसे भी ना छोड़ा और उसे भी बहुत मारा। आखिरकार बाजी नबीला आई और उन्होंने ताई का हाथ पकड़ लिया और बोली, बस करें अम्मा, छोड़ दें, इन्हें अब क्या जान से मार डालेंगी? फिर वो हमसे मुखातिब हुई और बोली, चलो तुम लोग अपने कमरे में जाओ और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लो। ताई चिल्ला रही थी, दिल तो मेरा यही कर रहा है कि मैं आज इन्हें जान से ही मार दूं। हम कमरे में पहुंचे। मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया कि कहीं ताई अंदर ही ना आ जाए। हम दोनों बहन भाई काफ़ी देर सिसकियां लेते रहे। आखिर मेरी छोटी बहन सिसकियां लेते हुए मेरी गोद में सर रखे सो गई, मगर मुझे नींद नहीं आ रही थी। न जाने मैं कब तक जागता रहा। अगले दिन ताई ने हमारा खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिया। अभी हमारी सज़ा पूरी नहीं हुई थी, लिहाजा हमारी सज़ा पूरी होने तक हमारा खाना पीना बंद था। शाम के वक्त चची घर से बाहर किसी काम से गईं तो नबीला बाजी ने जल्दी जल्दी हमें खाने के लिए दिया और कहा कि जल्दी जल्दी खाना खा लो ताकि मैं फौरन बर्तन धोकर रख दूं, वरना अम्मा आ गईं तो जहर भी खाने के लिए नहीं मिलेगा। अल्लाह बाजी नबीला का भला करे। हमने जल्दी जल्दी खाना ख़त्म किया और बाजी नबीला बर्तन ले गई। इफ़रा ने रोते हुए कहा, भाई, मैं कब से आपसे यही कह रही हूँ कि हम अपने घर चले जाते हैं या कहीं और चले जाते हैं। मैं इफ़रा की बात सुनकर खामोश हो गया, लेकिन मेरे आगे एक और मसला दरपेश था। हमारे घर और दुकानों के कागजात ताया के पास थे। उन्होंने मुझे खुद बताया था कि हमारे घर और दुकानों के कागजात उनके पास पड़े हैं और वक्त आने पर वो कागजात हमारे हवाले कर देंगे। मुझे उनसे वो कागजात लेने थे। मैं मज़ीद ताई के जुल्म बर्दाश्त नहीं करना चाहता था। मैंने फैसला कर लिया था, मैं और इफ़रा बेशक झूठे ही सही, मगर हम अपने घर चले जाएं और बाबा का जनरल स्टोर मैं खुद संभाल लूं। ताया शाम को घर आए तो मैंने उनसे घर वापस जाने और जायदाद के कागजात के बारे में बात की। बस फिर एक और हंगामा खड़ा हो गया। ताई ने साफ साफ कह दिया, ये लड़का जायदाद के कागजात मेरी लाश से गुजर कर ही ले जाएगा। जितना खर्चा आप इन पर कर चुके हैं वो मेरे हाथ पर रखें, जनरल स्टोर शफकत के नाम पर करें, फिर ये कागजात लेकर यहाँ से चले जाएं। मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैंने ताई से ये भी कहा कि जो खर्चा उन्होंने हम पर किया है वो मैं जनरल स्टोर में काम करके उनकी पाई पाई लौटा दूंगा, मगर ताई कुछ भी सुनने के लिए तैयार न थी। उनका यही मतलब था कि वो हमारी जायदाद पर कब्जा करना चाहती थी। मैं खामोशी से कमरे में आ गया।
مجھے کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہمارے ننیال بھی دوسرے شہر میں رہتے تھے، ان سے رابطہ کرنا بھی ممکن نہیں تھا، اور تائی نے ہم پر اتنا سخت پہرا لگا رکھا تھا کہ نہ ہم کہیں باہر جا سکتے تھے اور نہ ہی کسی سے بات کر سکتے تھے۔ انہی دنوں ایک اور واقعہ ہوا۔ چند دن بعد جب صبح سب سو کر اٹھے تو پتہ چلا نبیلہ باجی گھر میں نہیں ہیں۔ نبیلہ باجی اپنے کپڑے اور زیورات بھی اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ گھر میں ہنگامہ مچ گیا، رشتہ داروں آس پڑوس میں پتہ کیا گیا، باجی نبیلہ کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ کہیں شام کے وقت کی خبر آئی کہ باجی نبیلہ نے تیمور بھائی کے ساتھ عدالت میں شادی کر لی ہے۔ باجی نبیلہ کی اس حرکت نے تایا کے گھر کی بنیادوں کو ہلا دیا تھا۔ تیمور بھائی کے گھر والے بھی باجی نبیلہ کو رکھنے کے لیے تیار نہ تھے کہ وہ گھر سے بھاگ کر آئی ہیں، اس لیے بھائی تیمور باجی نبیلہ کو لے کر شہر ہی چلے گئے، اور شہر جانے کے چند دن بعد باجی نبیلہ کا ایک اور پیغام آیا کہ وہ بالکل خیریت سے ہیں، لہٰذا کسی کو ان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تایا کے گھر میں صف ماتم بچھا ہوا تھا۔ تایا نے تو گھر میں اعلان کر دیا تھا کہ ان کی کوئی بیٹی نہیں ہے، اگر ہے بھی تو وہ مر گئی ہے۔ باجی نبیلہ گھر سے کیا گئیں، ان کے گھر سے جانے کا غصہ بھی تائی ہم پر ہی اتارنے لگی۔ دو دو دن کے لیے ہمارا کھانا پینا بند کر دیتی، بلا وجہ ہمیں مارنے لگ جاتی، کوئی چھڑانے والا نہ ہوتا۔ ہمارے گھر سے باہر جانے پر پابندی تھی، باہر کے گیٹ پر تالا لگا کر رکھتی تاکہ ہم گھر سے باہر نہ جا سکیں۔ تایا سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی انجان بنے ہوئے تھے۔ یہی وہ وقت تھا جب میرے دل سے تایا کی عزت اور محبت دونوں ختم ہو گئیں، اور شاید یہی وجہ تھی کہ بابا کی بھی ان سے زیادہ بنتی نہیں تھی۔ کمزوری کے باعث افرا کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ میں افرا کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ شام کے وقت کسی طرح میں نے تائی سے چھپ کر افرا کو ایک گلاس چینی والا شربت بنا کر پلا دیا تھا۔ شربت پینے کے بعد وہ سو گئی تھی۔ رات کے 10 بجے تھے۔ بھوک کے مارے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ ہم نے کل رات کھانا کھایا تھا، اس کے بعد آج پورا دن اور رات بھی کھانے کو کچھ نہ ملا۔ صاف لگ رہا تھا کہ تائی نے ہمیں آج تو کھانا نہیں دینا، کل ہی دیں گی۔ وہ خود تو کھانا کھا کر سو چکی تھی۔ تایا اور شفقت بھائی بھی گہری نیند سو رہے تھے۔ میں کمرے سے باہر نکلا، مجھے کچھ کھانے کے لیے کچھ تلاش کرنا تھا، لیکن باورچی خانے کے دروازے پر اور باہر والے گیٹ پر تالا لگا ہوا تھا۔ چچی کا ظلم دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ میں چھت پر چلا گیا۔ میں نے چھت سے نیچے دیکھا، نیچے بھی سناٹا تھا۔ ہمارا علاقہ زیادہ بڑا نہیں تھا، یہ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا۔ لوگ عشاء کے بعد ہی سو جاتے اور گلیاں سنسان ہو جاتی۔ اتنے میں مجھے آواز آئی، تم کیوں پریشان ہو؟ میں نے مڑ کر دیکھا تو ٹھٹک کر رہ گیا۔ میرے پیچھے ایک پری کھڑی تھی۔ میں اپنی آنکھوں کو زور زور سے ملتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ کیا میں کوئی خواب دیکھ رہا تھا؟ وہ بہت خوبصورت تھی۔ اس نے بالکل شہزادیوں جیسا لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے سر پر ایک خوبصورت تاج تھا، ہاتھوں میں اس نے سنہری چھڑی پکڑ رکھی تھی، اور سب سے زیادہ حیران کن یہ تھا اس کے پیچھے 2 بڑے بڑے پر لگے ہوئے تھے۔ میں نے اس کے خوبصورت پروں سے ہی اس کو پہچانا تھا کہ وہ پری ہے، لیکن کیا پریاں حقیقت میں ہوتی ہیں؟ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، تم اس قدر حیران کیوں ہو رہے ہو؟ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو؟ وہ بولی، میں پری ہوں۔ میں نے کہا، تو تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے تمہارے بارے میں پڑھا ہے، تمہاری اپنی الگ دنیا ہے، تم ہماری دنیا میں کیا کر رہی ہو؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی، میں روز یہاں سے گزر کر اپنی دنیا میں جاتی ہوں۔ تم دونوں بہن بھائی مجھے بہت اچھے لگتے ہو، اور مجھے علم ہے کہ تم دونوں بہت پریشان ہو۔ میں نے بیزاری سے کہا، ہم صرف پریشان نہیں ہیں بلکہ ہم بھوکے بھی ہیں اور قیدی بھی۔ ہر دروازے پر تالا لگا ہے کہ کہیں ہم کچھ کھا لیں، باہر نہ چلے جائیں۔ اب تو میں سوچتا ہوں کہ ہم بھی امی بابا کے ساتھ ہی چلے جاتے تو اچھا ہوتا۔ پری نے کہا، ایسے نہیں کہتے، اللہ کو مایوسی بالکل پسند نہیں ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنا ایک ہاتھ سیدھا کیا اور اس کے ہاتھ میں پھل سے بھری ایک ٹوکری آ گئی۔ اس نے ٹوکری میری طرف بڑھائی اور بولی، یہ پھل تمہارے اور تمہاری چھوٹی بہن کے لیے ہیں، یہ ٹوکری اپنے کمرے میں لے جاؤ، خود بھی پیٹ بھر کر کھاؤ اور اپنی بہن کو بھی کھلاؤ۔
میں نے کہا اگر تائی نے دیکھ لیا تو وہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گی۔ پری نے مسکراتے ہوئے کہا تم فکر نہ کرو، پھل کھا کر ٹوکری کمرے میں ہی رکھ دینا، یہ خود بخود مجھ تک پہنچ جائے گی۔ مجھے بہت بھوک لگی ہوئی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پری کے ہاتھ سے پھلوں کی ٹوکری لے لی اور دبے پاؤں اپنے کمرے میں آ گیا۔ میں نے افرا کو جگایا۔ افرا آنکھیں ملتے اٹھ بیٹھی۔ میں نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا میری بہن کو بھوک لگی ہے، یہ دیکھو میں اپنی بہن کے لیے بہت سارے پھل لایا ہوں۔ وہ بولی بھائی یہ کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا آہستہ بولو کہیں تائی نہ سن لیں۔ افرا خوش ہو گئی۔ ہم نے پیٹ بھر کر پھل کھائے۔ میں نے پھلوں کے چھلکے ٹوکری میں ڈال کر ٹوکری ایک کونے میں رکھ دی اور اللہ کا نام لے کر سو گیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو سب سے پہلے میری نظر پھلوں کی ٹوکری پر پڑی تو ٹوکری واقعی کمرے میں موجود نہ تھی۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا اور تائی اندر آئیں اور گرجتے ہوئے بولی کیا تم لوگوں نے سوتے ہی رہنا ہے؟ میں تو حیران ہو رہی ہوں کہ خالی پیٹ تم لوگوں کو نیند کیسے آ رہی ہے۔ تائی کی آواز سن کر افرا بھی اٹھ بیٹھی۔ تائی نے کہا لگتا ہے تم لوگوں کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے، چلو ٹھیک ہے پھر دوپہر میں ایک ہی بار کھا لینا۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ میں تائی کے اس ظالمانہ رویے کو دیکھ کر دنگ تھا کہ آخر انہیں ہو کیا گیا ہے۔ وہ پہلے تو ایسی نہ تھی، یا شاید جب تک ماں باپ زندہ ہوتے ہیں ساری دنیا اچھی ہوتی ہے، لیکن جو ہی والدین کا سایہ سر سے اٹھ جائے تو ہر کوئی پرایا ہو جاتا ہے۔ تائی نے کہیں دوپہر کے وقت ہمیں کھانا دیا۔ کبھی کبھی ظلم اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ ان کا مکافات عمل بھی تیز ہو جاتا ہے، فوراً ہی سامنے آنے لگتا ہے۔ یہ انسان کی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ وہ فوراً توبہ کر کے اللہ سے رجوع کرے، اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کی بدبختی ہوتی ہے۔ تائی کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا، وہ اپنے ظلم سے باز نہیں آ رہی تھی اور تایا نے جانتے بوجھتے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھی۔ ایک دن شفقت بھائی کو پولیس پکڑ کر لے گئی۔ وہ تندور پر بیٹھے اپنے دوستوں کے ساتھ جوا کھیل رہے تھے۔ کسی نے مخبری کر دی، ان کے دوست تو موقع سے فرار ہو گئے، مگر شفقت بھائی پکڑے گئے۔ اس بار تھانے دار نے تایا کو بھی خوب بے عزت کیا اور کہا کہ اب وہ شفقت بھائی کو نہیں چھوڑے گا۔ بار بار کہنے کے باوجود شفقت بھائی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے، بلکہ اس سے علاقے کا ماحول بھی خراب ہو رہا ہے۔ تایا کے لیے نئی پریشانی کھڑی ہو گئی اور ہمارے لیے مفت کی پریشانی۔ تایا نے جب یہ بات گھر آ کر تائی کو بتائی تو انہوں نے رونا دھونا شروع کر دیا، پورا گھر سر پر اٹھا لیا، اور تو اور ہمیں صلوات سنانے لگی کہ نبیلہ کے ابا میں آپ سے کہتی رہی کہ ان دو منحوس بچوں سے اپنا حساب کتاب پورا کر کے انہیں ان کے گھر واپس بھیجو۔ جب سے یہ میرے گھر میں آئے ہیں مصیبتوں نے میرے گھر کا دروازہ دیکھ لیا ہے۔ یہ ہیں ہی منحوس، پہلے اپنے ماں باپ کو کھا گئے، ان کی نحوست کی وجہ سے میری فرما بردار بیٹی گھر چھوڑ کر چلی گئی اور اب میرا بیٹا تھانے پہنچ گیا، میرا تو گھر ہی ویران ہو گیا ہے۔ تائی کی باتیں تایا زیادہ دیر نہ سن سکے اور گھر سے باہر چلے گئے۔ میرا اور افرا کا خوف سے برا حال تھا اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ تائی نے چھڑی اٹھا لی اور مجھے مارنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر میری بہن بھاگ کر کمرے کے اندر چلی گئی۔ تائی مجھے چھڑی سے مار رہی تھی کہ اچانک ان کی چھڑی ٹوٹ گئی۔ وہ غصے میں پاگل ہو چکی تھی۔ ٹوٹی ہوئی چھڑی کو پھینک کر وہ مجھے مارنے کے لیے لپکی کہ اسی لمحے انہوں نے اپنا جو ہاتھ مجھے مارنے کے لیے فضا میں بلند کیا تھا وہ وہیں رک گیا۔ وہ بڑی کوشش کر رہی تھی کہ اپنا ہاتھ نیچے کر سکے، مگر ان کا ہاتھ نیچے ہی نہیں ہو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ خوف زدہ ہو گئی اور انتہائی خوفناک انداز میں چیخنے چلانے لگی۔ میں اپنے کمرے کی طرف بھاگا۔ میں کمرے میں گھسا اور میں نے دروازہ بند کر دیا۔ میں کمرے کی کھڑکی سے دیکھنے لگا۔ تائی کا ایک ہاتھ ہوا میں بلند تھا اور وہ چلا رہی تھی۔ وہ اسی طرح ہوا میں بلند ہاتھ لیے باہر کے دروازے کی طرف بھاگی تاکہ کسی کو مدد کے لیے بلا سکیں، مگر جیسے ہی انہوں نے باہر کا گیٹ کھولا ان کا ہاتھ نارمل ہو گیا۔ وہ حیران پریشان اپنا ہاتھ دیکھنے لگی۔ انہوں نے انتہائی غصے سے ہمارے کمرے کی طرف دیکھا۔ میں کھڑکی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ ان کی غصے سے بھری آنکھیں دیکھ کر میں نے فوراً کھڑکی بند کر دی۔ کیا خاندان میں کسی کو علم نہیں تھا کہ ہم یہاں کس حال میں رہ رہے ہیں؟ افرا ڈری سہمی بہت بری طرح رو رہی تھی۔ وہ میرا بازو زور زور سے ہلاتے ہوئے کہنے لگی، بھائی خدا کے لیے اب یہاں سے چلو، میں نے یہاں نہیں رہنا،
ہم اپنے گھر چلتے ہیں۔ میں نے کہا میری پیاری بہن تم چپ کر جاؤ، ہم بہت جلد اپنے گھر جائیں گے، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ تائی نے ہمیں گھر میں قید کر کے رکھا ہوا تھا، ورنہ گیٹ پر تالا لگانے کا کیا مقصد تھا؟ یقیناً وہ یہی چاہتی تھی کہ خاندان والوں کو پتہ نہ چلے کہ وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہیں۔ لیکن میں نے بھی دل ہی دل میں ارادہ کر لیا کہ آج رات جب وہ سو جائیں گی تو گیٹ پر لگے تالے کی چابی مجھے ہر حال میں ڈھونڈنی ہوگی، چاہے رات کو ہی کیوں نہ نکلنا پڑے۔ میں رات کو ہی اپنی بہن کو لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا۔ گھر اور دکانوں کے کاغذات کے بارے میں یہاں سے جانے کے بعد ہی کسی سے بات کروں گا۔ تایا دوپہر سے ہی شفقت بھائی کی ضمانت میں لگے ہوئے تھے۔ عشاء کے بعد تایا انتہائی مایوسی کی حالت میں گھر واپس آئے اور بتایا کہ تھانے دار نے صبح بلایا ہے، شاید صبح مسئلہ حل ہو جائے۔ تھانے دار تو مان ہی نہیں رہا تھا، کہہ رہا تھا چند دن اسے حوالات میں رہنے دو، جب دماغ ٹھکانے آ جائے تو لے جانا۔ مگر مجھے تھانے دار کے گھٹنوں کو ہاتھ لگانا پڑا، تب کہیں جا کر وہ اس پر راضی ہوا ہے کہ آج رات اسے حوالات میں رہنے دو، کل آ جاؤ، کچھ کر دوں گا۔ تایا کھانا کھا کر سو گئے۔ تقریباً رات کے 12 بجے میری آنکھ کھل گئی۔ تائی کے کمرے سے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ان کی چیخو پکار کی آوازیں سن کر میں کمرے سے باہر بھاگا۔ افرا بھی اٹھ گئی اور بولی بھائی کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں افرا، تم سو جاؤ، باہر مت آنا۔ میں کمرے سے باہر نکلا، تایا اپنے کمرے سے نکلے اور تائی کے کمرے کی طرف بھاگے۔ جب سے نبیلہ باجی گھر چھوڑ کر گئی تھی تائی ان کے کمرے میں ہی سوتی تھی۔ تایا نے دروازہ کھولنا چاہا مگر دروازہ اندر سے بند تھا۔ تائی کے چیخنے چلانے کی آوازیں مسلسل باہر آ رہی تھی۔ تایا نے بلند آواز میں کہا نصرت اندر کیا ہو رہا ہے؟ دروازہ کھولو۔ تائی کی آواز آئی شفقت کے ابا یہ مجھے مار دے گی۔ تایا بولے کون مار دے گی؟ کون ہے اندر؟ کہ اچانک کمرے میں خاموشی ہو گئی۔ تایا دھیرے سے بولے نصرت کیا تم ٹھیک ہو؟ اسی لمحے دھڑ سے دروازہ کھلا۔ تائی بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی۔ وہ انتہائی خوف زدہ تھی، ان کے بال عجیب انداز میں بکھرے ہوئے تھے۔ وہ کمرے کی طرف دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہی تھی اور کہہ رہی تھی دیکھو مجھے چھوڑ دو، مجھے مت مارو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں اور تایا کمرے کی طرف ہی دیکھ رہے تھے لیکن ہمیں وہاں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تایا تائی کی طرف یہ کہتے ہوئے بڑھے نصرت کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ مگر تائی نے تایا کو ڈانٹ کر روک دیا اور بولی خبردار میرے پاس مت آنا، نہیں تو میں تمہیں مار دوں گی، میں سب کو مار دوں گی، میں خود کو بھی مار دوں گی۔ اس کے بعد تائی گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ وہ اونچی آواز میں رو رہی تھی۔ تائی نے کہا نصرت کچھ بتاؤ بھی صحیح، تم کیوں رو رہی ہو؟ تائی روتے ہوئے بولنے لگی اور پھر بولتی ہی چلی گئی میں نے ان یتیم بچوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، میں مانتی ہوں، میں نے ان پر جھمکے چوری کرنے کا جھوٹا الزام لگایا، میں نے ان کی جائیداد پر قبضہ کرنا چاہا، میں 2 دن تک ان بچوں کو بھوکا رکھتی ہوں، یہ میرے ہی گناہ ہیں جو میرے بچوں کے آگے آ رہے ہیں۔ میری بیٹی مجھے چھوڑ کر چلی گئی، میرا بیٹا جو دن بدن گناہوں کی دلدل میں دھنستا جا رہا ہے۔ مجھے مت مارو، میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتی ہوں۔ نبیلہ کے ابا میرے بچوں کو لے آئیں اور ان بچوں کو ان کا حق دے کر یہاں سے بھیج دیں، یہ جس کے پاس رہنا چاہتے ہیں وہاں رہیں، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بڑا ظلم ہو گیا ہے۔ تایا نے آگے بڑھ کر تائی کو اٹھایا اور کمرے کے اندر لے گئے۔ میں اپنے کمرے کی طرف مڑا، ہمارے کمرے کے سامنے وہی شہزادی کھڑی تھی، مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میں اس کے قریب گیا، وہ سرگوشی کے انداز میں بولی سب ٹھیک ہو جائے گا، اور پھر غائب ہو گئی۔ اگلے دن کا چڑھتا سورج ہمارے لیے خوشیوں کا پیغام لایا۔ تایا نے جائیداد کے سارے کاغذات میرے حوالے کر کے مجھے شہر نانا کی طرف بھجوانے کا انتظام کر دیا۔ شفقت بھائی کی بھی ضمانت ہو گئی۔ خاندان کے کچھ بزرگوں نے تایا کو سمجھایا اور نبیلہ باجی کی تایا کے ساتھ صلح کرا دی۔ تیمور بھائی اچھے تھے، نبیلہ باجی اپنے گھر میں خوش تھیں۔ تایا کو پہلے ہی اس رشتے سے انکار نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر بڑوں کی انا ضروری نہیں کہ ہمیشہ ان سے درست فیصلے کرائے۔ ہم دونوں بہن بھائی شہر نانا نانی کے گھر آ گئے۔ دوستو اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا، اور ہاں
اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔